प्यारे बच्चों, तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे डिटर्मिनेंट के टाइप 1 का प्रश्न, जो ऐसा प्रश्न था कि बिना विस्तार करके जो है रिजल्ट को प्रूफ करना था, यानी बिना विस्तार करके प्रश्न को बनाना था। ठीक है, आज हम बताएंगे आपको डिटर्मिनेंट के प्रश्न का टाइप 2, मतलब ऐसा प्रश्न जिसमें आपको कोई शर्त दिया हुआ नहीं रहेगा, मतलब जैसे भी मन करे वैसे आप उसको बना सकते हो। आप एक्सपेंड करके बनाओ, आप गुण का यूज़ करके बनाओ, मतलब सिर्फ और सिर्फ लिखा रहेगा कि सिद्ध करें। पहले वाले में क्या फ़र्क था कि लिखा हुआ था बिना विस्तार करके सिद्ध करें, लेकिन अब जो प्रश्न है इसमें क्या लिखा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सिद्ध करें। तो सिर्फ और सिर्फ सिद्ध करें का मतलब जैसे मन है आप उसको वैसे बनाइए। ठीक है, आप विस्तार भी कर सकते हैं। अगर विस्तार करने में उसका टर्म बड़ा बड़ा है तो पहले आप क्या करो, गुण का उपयोग करके, आपको हम सिखाए थे ना कि गुण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट को जब हम लोग तोड़ेंगे तो उसका जब टर्म बड़ा बड़ा हो तो उसको तोड़ने में काफ़ी परेशानी होगी। तो हम लोग गुण का उपयोग करके सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स के जो टर्म है उसको आसान बना लेते हैं। जैसे किसी रो या किसी कॉलम में अगर हम जीरो की संख्या अधिक कर लेते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, उसका टर्म यदि आसान कर लेते हैं तो भी कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है कि नहीं है। तो आज के जो टाइप 2 का प्रश्न है वैसा प्रश्न है जिसमें सिर्फ कहेगा कि भाई सिद्ध करें या फिर इसका मान ज्ञात करें। यह नहीं लिखा रहेगा कि इसको बिना विस्तार करके सिद्ध करें या मान ज्ञात करें। ठीक है, यदि डिटर्मिनेंट के प्रश्न में सिर्फ लिख दे कि सिर्फ सिद्ध करें तो आपको जैसे मन है वैसे बनाइए, या एक्सपेंड कीजिए, या गुण का उपयोग कीजिए, या गुण का उपयोग करके पहले उसको छोटा बना लीजिए तब उसको एक्सपेंड कीजिए, जैसे मन है वैसे करें आप। ठीक है, तो चलो देखते हैं टाइप 2 का प्रश्न प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ टाइप 2 का प्रश्न है, सारणी के गुणधर्म का प्रयोग कर तथा विस्तार करके हल करने पर आधारित प्रश्न। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर सारणी का जो डिटर्मिनेंट है उसका टर्म यदि आसान है तो डायरेक्ट इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सपेंशन कर लेंगे, और यदि नहीं तो इसका टर्म यदि आसान नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट्स के गुण का प्रयोग करके हम उसके टर्म को क्या बनाएंगे, आसान बनाएंगे, है ना। और उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आ रहा है ना। तो चलो इसको बनाते हैं, इस प्रश्न को सिद्ध करना है। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बार बताओ, इसमें कोई बराबर टर्म तो है नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट जो है एक्सपेंशन करके सिद्ध कर देंगे। ऐसे गुण से इसको हम बताए थे, आपको जब बताए थे बिना विस्तार करके यही सेम प्रश्न को, तो आपको डेल्टा माने थे और फिर आया था माइनस डेल्टा, 2 डेल्टा बराबर है 0 किए थे, ऐसे बन गया था। तो एक तरीका वो भी था। दूसरा तरीका यह है कि यह देखो ना, यह विषम सममित सारणिक है, और विषम सममित सारणिक है 3 ऑर्डर का, यानी ऑड ऑर्डर का, इसे भी इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इसको 0 प्रूफ करना है तो हम इसको एक्सपेंड करके प्रूफ कर दे रहे हैं, है कि नहीं। कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली सिद्ध करना है, बस हो गया। बगल में लिखा हुआ नहीं है कि बिना विस्तार करके, तो हम अभी आपको बताए ही हैं कि डिटर्मिनेंट का प्रश्न हो, बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ हो कि बिना विस्तार करके कि क्या, तो आप क्या करो, जैसे मन है वैसे बनाओ। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम इसको सिद्ध करते हैं। देखो सोल्यूशन इसका प्यारे बच्चों, तो LHS कितना है और इसको सिद्ध करना है, तो LHS लेके चलेंगे, बराबर 0 हम ला देंगे, बस RHS चला आएगा। तो LHS बराबर क्या होगा बताओ यहाँ से, तो लिख दो इसको, 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और कितना 0। अब इसका सब टर्म तो बिल्कुल ही बेहद ही आसान है। तो आप क्या करो, इसके फर्स्ट रो से, सेकेंड रो से, थर्ड रो से, किसी भी कॉलम से 6 तरीके से मान इसका ज्ञात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 6 तरीका ही लगाए, क्योंकि तो बड़ा आसान प्रश्न है ना। तो आप फर्स्ट रो से इसको तोड़ लो, तो जिस रो से तोड़ेंगे पहले उस पर चिन्ह देना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस। ऐसा याद है कि भूल गया, याद होना ही चाहिए, जान लेना। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से ध्यान दो। तो प्लस 0, तो इसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिखिए, क्या हो जाएगा, प्लस 0, या 0 जिस रो में है वह ख़त्म, जिस कॉलम में है वह ख़त्म, तो क्या बचेगा 0 सी माइनस सी और 0। ठीक है, अब देखो क्या होगा, माइनस ए होगा, जो यह गया, क्या बचेगा, माइनस ए माइनस सी बी और 0। ओके, फिर क्या होगा, प्लस और माइनस, माइनस बी, यह गया, क्या बचा, ये बचा माइनस ए 0, यह बचा बी और कितना सी। अब इसको आप तोड़ लो आसानी से, तो आपको पता है इसका वैल्यू कुछ भी होगा, 0 गुना कुछ भी 0 हो गया, बचा कौन, यह बचा। तो ये क्या हो गया, माइनस ए, ये तो 0 हो गया ना, सब बचा माइनस ए, यह तिरछा गुना करेंगे तो माइनस ए गुना 0 0 हो गया, और माइनस और बी और माइनस सी, यह वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी सी हो जाएगा। ओके, फिर माइनस आ जाओ, देखो यहाँ यह क्या होगा, माइनस ए सी,
आई क्या होगा -0। अब थोड़ा सा इसको आप क्या करो, हल कर लो। जब थोड़ा सा इसको हल करेंगे ना तो -a गुना 0 0 हो गया, और इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा -abc, है ना। यह क्या हो जाएगा आपका, यहाँ तो b था, यहाँ b छूट गया था, यहाँ b था, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा प्लस abc, इसे ही घट के 0 हो गया, बराबर क्या हो गया RHS। बस इतना ही, बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न है। तो इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं था, है कि नहीं। डिटर्मिनेंट में दो तरह के प्रश्न आएंगे, मैंने आपको बताया। एक आएगा लिख देगा कि बिना विस्तार करके इसको क्या करें, सिद्ध करें, बिना विस्तार करके इसका मान ज्ञात करें। तो उसमें आपको विस्तार नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको गुण का उपयोग करना है। लेकिन लिख दे कि सिर्फ सिद्ध करें और कुछ नहीं लिखे, तो आपको क्या करना है, जैसे मन है एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड कर दीजिए, गुण का प्रयोग करना है तो गुण का प्रयोग कर लो, और नहीं तो अगर डिटर्मिनेंट का टर्म यदि बराबर है तो पहले गुण का प्रयोग करके उसके टर्म को क्या बना लो, आसान बना लो, तब उसको क्या करो, प्रूफ करो, जैसे मन है वैसे, है कि नहीं। तो यदि बराबर टर्म है तो पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के गुण का उपयोग करके उसको छोटा बना लेंगे। तो यहाँ तो छोटा बनाने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही छोटा है, ठीक है। जो आदमी पहले से छोटा हो उसको फिर छोटा करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, है कि नहीं, यहाँ तक उतार लो। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है, इतना से इतना प्रूफ करना है, ठीक है। तो LHS लेके हम चलते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन LHS बराबर है ना, लिखो आप, लिखोगे -a² BA और क्या चीज़ CA हो गया। यह क्या हो गया आपका AB, यह हो गया -B², यह हो गया CB, यह हो गया AC, यह हो गया BC और -C²। कितना बच्चा हो, क्या लग रहा होगा। हम इसको डायरेक्ट क्या कर दे, एक्सपेंड कर दे, पहला रो से दूसरा रो से या किसी भी रो या कॉलम से इसको एक्सपेंड कर दे। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा प्रश्न आए सिद्ध करने वाला और बिना विस्तार करके कुछ नहीं लिखा हो, मतलब आप कैसे भी इसको बना सकते हैं, तो क्यों ना हम क्या करें, इसको विस्तार करेंगे तो ढेर सारे टर्म बड़ा बड़ा आ जाएगा। तो विस्तार करने से पहले यदि संभव है तो इसके टर्म को क्या कर लो, छोटा कर लो। देखो कुछ कॉमन सोमन आ रहा है, कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है, और नहीं तो कुछ जीरो हो रहा है ना। तो पहले क्या करेंगे, विस्तार करने से पहले हम गुण का इस्तेमाल कर लेंगे, ताकि डिटर्मिनेंट का जो टर्म है वो काफ़ी छोटा आ जाए और विस्तार करने पर कैलकुलेशन क्या है, ईजी आए, बड़ा नहीं हो, ठीक है। तो हम गुण का प्रयोग करते हैं, देखते हैं कुछ कॉमन टर्म वगैरह है। तो देखो तो जरा सब देखिए, तो पहला रो में, पहला कॉलम में जरा ध्यान देना, ए कॉमन है, दूसरा जो कॉलम है उसमें बी कॉमन है, और तीसरा जो कॉलम है उसमें सी कॉमन है। तो क्या दिख रहा है कि आपको बताए थे कि डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में कोई टर्म यदि कॉमन हो तो उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो पहला कॉलम में ए कॉमन है, बाहर करेंगे, दूसरा कॉलम में बी कॉमन है, बी को बाहर करूंगा, और तीसरा कॉलम में सी कॉमन है, सी को बाहर करूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। की बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ से ध्यान देना, तो पहला कॉलम में ए कॉमन है, ए बाहर आ गया, दूसरा कॉलम में बी कॉमन है, बी बाहर आ गया, और तीसरा कॉलम में सी कॉमन है, ABC बाहर आ गया, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट के अंदर से ABC, मेरे अंदर से ABC बाहर नहीं आया, डिटर्मिनेंट के अंदर से बाहर आया, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब यहाँ A हट गया, 2 गो A था तो 1 गो A बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा -A। अच्छा यहाँ क्या बचेगा B, यहाँ क्या बचेगा C। इस कॉलम से B कॉमन लिए हैं तो यहाँ क्या बचा A, है ना। यहाँ क्या बचा -B, और यहाँ क्या बचा C, है ना। फिर यहाँ से C कॉमन लिए हैं तो बचेगा A, यहाँ बचेगा B, यहाँ बचेगा -C। अच्छा अभी कुछ लग रहा है आपको, हाँ सर, पहला रो में ना A कॉमन है, दूसरा रो में B कॉमन है, और तीसरा रो में C कॉमन है। तो पहला रो से A बाहर करो तो यहाँ एक पहले से A है और E बाहर से, अंदर से बाहर आएगा तो हो जाएगा A²। एक B पहले से है, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा B²। एक C पहले से है, कॉमन लेंगे तो C²। अरे बात समझ में आई सबको। यहाँ से A बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा 1 -1 और 1 बचा। यहाँ क्या होगा 1 -1 और कितना 1। यहाँ क्या बचा बच्चों 1 1 और कितना -1। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है। अब देखो तो इसका टर्म आसान आ गया, तो आप क्या करोगे, इसका तो टर्म काफ़ी आसान आ गया, तो आप इसको यहाँ भी एक्सपेंड कर सकते हो। पहला रो दूसरा रो या किसी भी कॉलम को तोड़कर एक्सपेंड करोगे तो इसका वैल्यू 4 आएगा। लेकिन कुछ बुद्धिमान बच्चा होगा
कुछ बच्चा सोचेगा कि कुछ और छोटा कर लें क्या, तो आप क्या करो, R1 में R2 को जोड़ो। जैसे ही R1 में R2 को जोड़ेंगे ना, तो आपको बताए थे ना कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 0 अगर लाएंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो जैसे ही हम R1 में R2 को जोड़ेंगे बच्चों, तो E 0 हो जाएगा, E 0 हो जाएगा। तो 2 गो एलिमेंट क्या हो गया, 0। जब 0 हो गया तो काफ़ी उसका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को 0 बना देना है अगर संभव है तो, और नहीं है तो इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे संभव था, है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लो और आसान कर लो। यहाँ भी आसान ही है लेकिन और थोड़ा आसान कर लो, लेजी बच्चे और आसान कर लो, है कि नहीं। देखो यहाँ तो R1 में R2 को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से R1 प्लस कितना R2, इतना का क्या करने पर, इतना का प्रयोग करने पर, ठीक है, इतना का प्रयोग करने पर। चलो जल्दी से आप इसका प्रयोग करो तो बराबर क्या आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो बाहर ही रहेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर रहेगा। होगा क्या, R1 में R2 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 0, यहाँ कितना हो जाएगा 1, है ना। आपने R1 को चेंज किया है तो R2 और R3 को उतार दो, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ -1 हो गया और यहाँ 1 हो गया, है ना। यहाँ 1 और 1 और यहाँ क्या हो गया, -1। बिल्कुल ही आसान है। अब देखो हम आपको बताए थे नोट में कि डिटर्मिनेंट को उस रो या उस कॉलम के अलोंग तोड़ना जिसमें 0 की संख्या सबसे ज़्यादा है। बताओ किस रो में 0 की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो पहला रो में सबसे ज़्यादा है, तो पहला रो से तोड़ेंगे तो कैलकुलेशन बिल्कुल ही छोटा आएगा। तो आप क्या करो, पहला रो से तोड़ो। तो इससे तोड़ने की आवश्यकता है नहीं, इससे आवश्यकता है नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस डायरेक्ट क्या होगा बताओ, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ 1 इंटू जिस रो में है वह गया, जिस कॉलम में है वह गया, 1 -1 1 और कितना 1, ओके। यहाँ आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 और माइनस 1 इंटू -1 एक क्या +1 हो गया, है ना। अभी क्या हो गया, बोलो जल्दी से। देखो बच्चों यहाँ पे 4 चाहिए, यहाँ पे 4 नहीं आया, इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो चुका है। तो ज़रा ध्यान दो, जैसे ही R1 में R2 को जोड़ा तो ये 0 हो गया, यह 0 हो गया, लेकिन एक आए क्या होता, दूना होता है। यहाँ आपका भी ध्यान अलग ही है लग रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा था, 2 लिखा था, प्लस माइनस प्लस, तो +2 होता, +2 हो गया और ये सब तो ठीक है। अब यहाँ क्या होता, 2। अब बताओ 1 + 1 कितना 2 और 2 कितना 4, आ गया 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर। देखो RHS जैसा आया कि नहीं आया, ये कितना आसान है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो कि अगर डिटर्मिनेंट को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है या उसका मान ज्ञात करना है तो क्या उसको एक टर्म को हम आसान बना सकते हैं। तो प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप उसको आसान बना लो, टर्म को छोटा कर लो, या फिर अगर संभव है तो किसी रो या किसी कॉलम में 0 बना लो, है ना। आपको बार नंबर प्रॉपर्टी का यूज़ करके उससे क्या होगा कि जब 0 की संख्या अधिक आ जाएगी तो कैलकुलेशन क्या होगा, छोटा नजर आएगा, ठीक है, छोटा बनेगा। तो ये प्रश्न को आप उतार लो। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। देखो 3 जल्दी से। चलो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी जो हम 3-4 प्रश्न आपको बताएंगे, 4 प्रश्न बताएंगे, 3-4 प्रश्न, वह प्रश्न जनरलाइज होगा। जनरलाइज करने का मतलब हुआ कि यह जो प्रश्न है इसका रिजल्ट जो है बड़े बड़े प्रश्नों में हम डायरेक्ट आसानी से क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और ये इस रिजल्ट को याद भी रखना चाहिए, ठीक है। और यह इस तरह के जो प्रश्न भी हम बताएंगे यह डायरेक्ट बोर्ड में भी आता है, इतना का मान इतना सिद्ध करें। देखोगे आप लोग जब क्वेश्चन बैंक बनाओगे तो, या CBSE बिहार बोर्ड कोई भी बोर्ड हो तो डायरेक्ट यह प्रश्न चला आता है बोर्ड में। अच्छा यह जो प्रश्न का अगर आप रिजल्ट याद रखते हो तो बड़े बड़े जो प्रश्न है तो उसमें जब भी आएगा तो इसको डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, रिजल्ट याद है तो। और इस पर आधारित, इस पर तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी आता है और इस पर आधारित नए नए क्वेश्चन को बना के डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो यह प्रश्न हर दृष्टिकोण से हर जगह फायदेमंद है, डिटर्मिनेंट में होने वाला है कि नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को अच्छे से प्रूफ करेंगे और इस प्रश्न को याद, इस जो रिजल्ट है इसको याद करने का तरीका हम लोग सीखेंगे। इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे ताकि परीक्षा में आपसे क्या करें, आसानी से बन जाए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है यह वाला, है कि नहीं। तो बताओ तो यहाँ से 1a² 1b² 1
1c स्क्वायर बराबर है a माइनस बी, इतना प्रूफ करना है। और जब हम सारे जो कॉलम है सभी कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, तो ये पहला कॉलम पहला रो, दूसरा कॉलम दूसरा रो, तीसरा कॉलम तीसरा रो, तो वैल्यू तो वही रहेगा। आपको बताए थे कि डिटर्मिनेंट में रो व कॉलम को अदलने बदलने से डिटर्मिनेंट के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह दोनों बात तो सेम ही है कि नहीं। तो परीक्षा में ऐसे से ऐसे आए या ऐसे से ऐसे आए, बात एक ही है ना। चलो अब बनाते हैं इसको हम लोग, देखो कैसे बनेगा इसका सॉल्यूशन। तो LHS बराबर है क्या है बच्चों, 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ गया इतना, ठीक है। अब चलो क्या इसमें हम कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए प्यारे बच्चों जीरो बना सकते हैं, बताओ तो जीरो बना सकते हैं, हाँ जीरो बना सकते हैं। सर एक बात कहें, अगर इस 1 में से यह 1 घट गया, मतलब R1 में से R2 घटाएंगे तो 1 में से 1 यहाँ क्या आ जाएगा 0, फिर R2 में से R3 घटाएंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। तो बताओ तो अगर हम R1 में से R2 घटाएंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, और R2 में से R3 घटाएंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0, यानी एक कॉलम में 2 0 आ गया, तो कैलकुलेशन आसान बन जाएगा। आपको बताए ही थे कि डिटर्मिनेंट के प्रश्न को अगर बनाना है, अगर प्रूफ करना है, तो उससे कैलकुलेशन को आसान बनाना है, तो आप क्या करो उसमें जीरो की संख्या मैक्सिमम ला दो। तो क्या यहाँ पे जीरो लाना संभव है, हाँ बिल्कुल संभव है। हम R1 में से R2 घटाएंगे और फिर R2 में से R3, यह दोनों काम को एक साथ करेंगे तो यहाँ और यहाँ एक साथ जीरो आ जाएगा। तो करो तो ऐसा, तो जब भी 1 1 1 आ जाए तो जीरो बनाना सबसे आसान होता है, घटा के बना लेंगे, है कि नहीं। तो क्या लिखना पड़ेगा जीरो बनाने के लिए, यहाँ पे R1 में से R2 घटाएंगे, R1 में से R2 घटा लिए, किसको बदल दिए R1 का उपयोग आगे नहीं करना है, ठीक है। तथा फिर R2 में से क्या घटा लेंगे R3, इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करने पर, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, इसको भी खोल दीजिए, इसको भी अच्छे से। चलिए हो गया। अब इतना का प्रयोग करें, बच्चों दिख रहा है ना अच्छे से साफ से, है कि नहीं। चलो अब ध्यान दो, कैमरामैन अंकल बच्चों को दिख रहा है ना साफ से। चलिए अब इसका प्रयोग करो इसमें, तो बताओ तो क्या होगा, यहाँ से बताना जल्दी से। R1 में से R2 घटाओ, R1 में से R2, तो एक में से एक गया, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा 0। अच्छा A में से B घटा तो क्या बचेगा यहाँ A माइनस B। अच्छा यहाँ क्या बचेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर R2 में से R3 घटाना है तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ क्या बचेगा B माइनस C। फिर क्या बचेगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। देखो यहाँ बिल्कुल कंसेप्ट पर ध्यान दो, परीक्षा में आता है डायरेक्ट प्रश्न। अब मैंने R1 को चेंज कर दिया तो ऐसा बन गया, R2 को चेंज किया ऐसा बन गया, R3 को नहीं चेंज किए हैं तो R3 को उतार दो, ठीक है। तो उतार दो इसको, तो क्या होगा 1C और कितना C स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखो अब अच्छा यहाँ पे बताओ सर, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे देखो तो क्या है A माइनस B है। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सबको याद होगा, फटाफट बोलो। तो ये होगा A माइनस B और कितना A प्लस B, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो यहाँ यह 0, यहाँ क्या होगा B माइनस C, यहाँ क्या होगा B माइनस C और कितना B प्लस C होगा, ठीक है। अच्छा बताओ 1C और कितना C स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सीखो यहाँ पे कंसेप्ट, समझने वाला कंसेप्ट है। देखो यहाँ भी A माइनस B है, यहाँ भी A माइनस B है। अगर यहाँ भी A माइनस B हो जाए तो A माइनस B यहाँ भी रहे, यहाँ तो है ये है, यहाँ तो है ये है। अगर यहाँ भी A माइनस B हो तो क्या A माइनस B कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। चलो फिर यहाँ भी B माइनस C है, यहाँ भी B माइनस C है। अगर यहाँ भी B माइनस C हो तो क्या B माइनस C कॉमन कर सकते हैं, है ना। तो आपको एक बात पता है, हम 0 में कोई भी चीज़ को गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 0। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए A माइनस B चाहिए, तो हम 0 में A माइनस B करेंगे तो 0 में A माइनस B गुना होकर 0 ही रहेगा, लेकिन काम क्या बन जाएगा कि यहाँ पे A माइनस B आ जाएगा, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो 0
यहाँ पे क्या a माइनस बी, तो 0 में फिर a माइनस बी से गुना करेंगे तो यहाँ 0 ही रहेगा। लेकिन मेरा काम बन गया कि यहाँ जो है a माइनस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बताओ, यहाँ b माइनस सी है, यहाँ b माइनस सी है और यहाँ भी b माइनस सी होता तो कॉमन हो जाता। तो कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 के बगल में किससे गुना करना पड़ेगा, 0 के बगल में b माइनस सी से गुना करेंगे तो गुना होने के बाद ही 0 ही रहेगा, मतलब रहेगा 0 ही। लेकिन काम बन गया कि b माइनस सी क्या होगा, सेकेंड रो से कॉलम मतलब बाहर कॉमन चला आएगा। तो अब आप क्या करो, यहाँ से पहला रो में क्या कॉमन है, a माइनस बी कॉमन लो उसको, तो क्या आ गया बताओ, a माइनस बी आ गया। दूसरा रो में क्या कॉमन है, यह कंसेप्ट को ध्यान में रखना, b माइनस सी कॉमन है, तो बच क्या गया, तो यहाँ से पहला रो से a माइनस बी कॉमन आ गया, तो यहाँ 0 बचा, यहाँ a बचा और यहाँ क्या बचा, a प्लस b बचा। यहाँ क्या बचा 0, यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा b प्लस c, यहाँ बचा 1, यहाँ c और कितना c स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो तो इस डिटर्मिनेंट को किस रो या किस कॉलम के अनुदिश एक्सपेंड करें, अपने से बोलो तो जिस रो या कॉलम में 0 की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो पहला कॉलम में 0 की संख्या सबसे ज़्यादा है तो पहला कॉलम से तोड़ो, तो प्लस माइनस प्लस, याद है ना ऐसे। चलो इससे तो तोड़ना नहीं है, इससे तोड़ना है डायरेक्ट। बताओ क्या होगा, a माइनस बी और क्या चीज़ b माइनस सी और यहाँ कितना है इनटू में प्लस 1 है ना, फिर यह गया और यह गया, क्या बचा 1a प्लस बी 1b प्लस सी आ गया है ना। यह गुना में है, इसका वैल्यू निकाल के इसमें गुना कर देना है, ठीक है। चलो अब यहाँ से ध्यान दो, तो पहले आप सभी क्या करें, पहले यहाँ तक क्या करो उतार लो, ताकि हम फिर इसको आगे यहाँ बताते हैं, ठीक है। जल्दी से उतारो तो फटाफट। कितना आसान है, पहले मैंने 0 बना लिया, उसके बाद जब 0 बन गया तो कॉमन कर लिए तरीके से, यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी चाहिए, तो आपको पता है कि 0 के बगल में कुछ भी गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो क्यों ना ऐसा चीज़ गुना करें जिससे कॉमन चला है। तो a माइनस बी हमको चाहिए, कम था, पूरा कर लिए उससे, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे भी ऐसे ही कर लिए, है ना। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसका मान ज्ञात करो, तो बगल में क्या गुना है, बगल में गुना है a माइनस बी और यहाँ क्या है b माइनस सी, इनटू में क्या होगा, तो चलो यहाँ से 1 में गुना होगा b प्लस सी, तो यह हो गया b प्लस सी। अच्छा, अब माइनस 1 इंटू a प्लस बी, माइनस सब में अंदर जाएगा तो माइनस a और माइनस b, ऐसे होगा आपका b से b खत्म, क्या बच गया a माइनस b माइनस सी और कितना c माइनस ए। क्या यही प्रूफ करना था, बराबर क्या आ गया RHS। तो ध्यान रखना, जब भी 1 1 1 आ जाए, है कि नहीं, अगर कॉलम में 1 1 आ जाए तो रो में से रो घटा लेना। यहाँ पे देखो रो में है तो कॉलम में से कॉलम घटा लेगा, 0 आ जाएगा। तो 1 1 आ जाए ना तो घटा के 0 बनाना बड़ा आसान हो जाता है। 1 में से 1 गया 0, बस आसानी से बन गया। और यहाँ पे यह जो कंसेप्ट है, यह वाला कंसेप्ट है, इस पे ध्यान देना, और यह वाला जो कंसेप्ट है कैसे 0 लाए यह ध्यान देना, बस इतना ही बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, इसको अच्छे से उतार लो। अब हम पढ़ेंगे इसको याद कैसे करते हैं, इसको याद करने का क्या तरीका है और क्या डायरेक्ट प्रश्न इस पे आता है, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसको उतार लो पॉज करके, फिर आगे बढ़ने वाले हम लोग। अब यह आपको जो रिजल्ट बताए थे कि यह रिजल्ट जो है डायरेक्ट जो है 4 नंबर का या 2 नंबर का परीक्षा में आपको आएगा, और डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए आएगा, तो प्रूफ तो आपको याद हो गया। अब यह जो रिजल्ट है 1a स्क्वायर a का जो यह डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है, इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे तो बड़े बड़े प्रश्न में भी इसका डायरेक्ट यूज होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है। तो लिखो भाई, इसको याद करने का तरीका, रिमेम्बरिंग मेथड आप लिखिए, कैसे इसको याद करेंगे, याद करने का तरीका, याद करने का तरीका, रिमेम्बरिंग मेथड, कैसे इसको याद रखेंगे, रिमेम्बरिंग मेथड, कैसे इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे इसको याद रखना है, याद करने का तरीका क्या है ना, याद करने का तरीका क्या है। तो देखो यहाँ से ऐसे 1 है a स्क्वायर है, 1 है b स्क्वायर है, 1 है c है और c स्क्वायर है, बराबर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे एक सर्किल बना लेना
और सर्किल में घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे एरो का चिन्ह देना। अब देखो यहाँ देखो यहाँ ए बी सी है, तो यहाँ लिखोगे ए, यहाँ लिखोगे बी, यहाँ लिखोगे सी। और याद करने का तरीका, ए से स्टार्ट करना है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करना है, ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस फिर जहाँ ख़त्म हुआ वहीं से शुरू बी, फिर क्या होगा ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी क्या होगा, बी माइनस सी। जहाँ ख़त्म हुआ वहीं से फिर शुरू, तो सी पे ख़त्म हुआ, सी से शुरू, तो क्या होगा सी माइनस ए, तो क्या हो गया सी माइनस ए। अब देखो जहाँ से शुरू हुआ लास्ट में वहीं पे ख़त्म हुआ, तो याद करने का तरीका ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी और फिर सी माइनस ए। जहाँ से शुरू होगा फिर वहीं ख़त्म करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखोगे। इसका ये वैल्यू क्या होगा, इसका ये वैल्यू आपको बता देते हैं, 1a स्क्वायर, ये तो दोनों बात सेम ही है, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या हो गया, ए बी सी को ऐसे लिखकर उसको याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोनों का आंसर क्या है, सेम ही आएगा। पता है बच्चों, यह जो डिटर्मिनेंट है इसको हम लोग बोलते हैं चक्रीय सारणिक। क्या बोलते हैं, चक्रीय सारणिक। चक्रीय सारणिक इसको बोलते हैं, इंग्लिश से बोलते हैं साइक्लिक डिटर्मिनेंट। साइक्लिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। यह जो डिटर्मिनेंट है इसको हम लोग बोलते हैं चक्रीय सारणिक यानी साइक्लिक डिटर्मिनेंट। और क्योंकि देख रहे हो ना, ऐसे एक साइकिल बन रहा है, ए बी बी सी सी ए, है कि नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चक्रीय सारणिक बोलते हैं, साइक्लिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और इसका जो ये रिजल्ट है ना, डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ए के जगह पे x डाल देगा, 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x y z, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। दिख रहा है ना सबको अच्छे से। देखो प्यारे बच्चों, से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आया, बड़ा आसान है। मैं आपको कहा ही था, यहाँ जो पहले अभी जो हम लोग सब्जेक्टिव किए हैं वहाँ पे 1a स्क्वायर था, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। यहाँ क्या है, 1x स्क्वायर। जहाँ वहाँ पे a था ना, यहाँ पे x है, जहाँ वहाँ b था वहाँ y है, यहाँ क्या है z है। तो हम क्या करेंगे, इसको याद करने का तरीका, तो ऐसे सर्किल बनाएंगे और घड़ी के विपरीत दिशा में एरो देंगे। यहाँ x हो गया, y हो गया, z हो गया। याद करने का तरीका बताए थे आपको, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। यह x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यह गलत हो गया। इसमें सब में प्लस है, गलत है। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इस तरह के ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट प्रश्न आता है, तो लोग याद रखोगे, ठीक है। और यहाँ भी देखो, कुछ नहीं करना, मैंने यहाँ पे x के जगह पे 2 डाल दिया, y के जगह पे 3 डाल दिया, और c के z के जगह पे क्या डाल दिया, 4। तो 1 2 2 स्क्वायर 1। बताओ तो यहाँ पे x y z काम कर रहा था, a b c का काम कर रहा था, x y z। यहाँ a b c का काम कौन करेगा, a b c, यानी 2 3 4। तो ऐसे सर्किल बना लेंगे हम लोग आराम से। और a का काम कौन कर रहा है, याद करो, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर था ना। a का काम 2 कर रहा है, यहाँ 3 कर रहा है, यहाँ 4 कर रहा है। चलो जी, a माइनस बी यानी 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 यानी -1 इंटू b माइनस सी, 3 में से 4 गया, -1 इंटू c माइनस a, 4 में से 2 गया, कितना 2, यानी हो गया आपका माइनस माइनस प्लस। अब प्लस इंटू 2 कितना 2 आ गया। इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। आपको हम बेसिक में बताए थे महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम आपको बताए थे कि महत्तम पूर्णांक फलन जो है इसका वैल्यू हमेशा एक पूर्णांक आएगा। कैसा पूर्णांक, तो देखो यह इसके अंदर जो नंबर डाले हैं वह नंबर जिस 2 पूर्णांक के बीच में होगा उसमें जो छोटा वाला पूर्णांक होगा वही इसका वैल्यू होगा। तो 1.4 किस 2 पूर्णांक के बीच में है, 1 और 2 के बीच में छोटा वाला पूर्णांक कौन है, 1। यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1, और इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यह सब नंबर 1 और 2 के बीच में है। छोटा वाला पूर्णांक कौन है 1, तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। अब मिलाओ, यह दोनों प्रश्न सेम है कि नहीं है। तो 1 1 2 स्क्वायर, 1 3 3 स्क्वायर, 1 4 4 स्क्वायर, दोनों प्रश्न सेम है। तब इसका भी आंसर क्या होगा, 2 होगा। अब देखो यहाँ से पूछ रहा है साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, साइन 3 थीटा 3 होगा। तो ढेर सारे बार चर्चा कर चुके हैं हम कि यह 3 तभी होगा जब साइन थीटा 1 90 होगा, कॉस थीटा 2 जो है 1 होगा,
साइन थीटा 1 1 होगा, साइन थीटा 2 1 होगा, साइन 3 थीटा भी 1 होगा। साइन थीटा 1 1 तभी होगा जब साइन थीटा 1 का मान 90 होगा, थीटा 2 भी 90 और थीटा 3 भी 90। ठीक है, अब बताओ कौशिक 90 कितना होता है? 1 होता है। कौशिक 90 1 होता है, 1। फिर तो वही प्रश्न आ गया, इसका ही वैल्यू 1 हो जाएगा ना, इसका ही वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका ही वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। अब देखो 1 2 स्क्वायर 1 3 3 स्क्वायर, यह भी प्रश्न वही है, इसका भी आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, अब आपको बताए थे लॉग का आर्गूमेंट अब बेस क्या हो, सेम हो, तो इसका ही वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू कितना? 1। देखो तो वही प्रश्न है, इसका ही वैल्यू कितना हो गया? 2। क्या क्या ख्याल आता है? बहुत आसान है कि नहीं है? तो आप इसको पॉज करके उतार लो, सब एक ही प्रश्न थे, है कि नहीं? जल्दी से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ चलो प्यारे बच्चों, आपको हम बताए थे कि अभी जो जनरलाइज क्वेश्चन नंबर 3 कराए थे, तो इस प्रश्न का उपयोग जो है डायरेक्ट हम किसी दूसरे प्रश्न में भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न से रिलेटेड जो भी आपको हम बताएं, जो याद करवाएं कि डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, तो इस प्रश्न से रिलेटेड अभी ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे जिसमें डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे? यूज़ करने वाले। ठीक है, तो देखो तो इसको सिद्ध करना है, तो देखो यहाँ से क्या होगा, LHS बराबर है, मतलब इसका उपयोग इसमें डायरेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड यह ढेर सारे अभी प्रश्न करने वाले, उसमें से ही प्रथम प्रश्न है। तो देखो यहाँ कैसे होगा, एक्स वाई क्या है? जेड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स के पावर 3 वाई के पावर 3 जेड के पावर 3। अब क्या करो, देखो तो इसमें कुछ कॉमन वगैरह है, छोटा कर लो। तो सर पहला कॉलम में ना एक्स कॉमन है तो एक्स ले लो, दूसरा कॉलम में y कॉमन है, y कॉमन हो गया, तीसरा कॉलम में z कॉमन है तो z सब में है, z ले लो। अब बताओ यहाँ से क्या बचा? x गायब हो गया तो एक बचा, x बचा, x स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बचा? 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर। आपको बताए ही थे कि 1 1 कॉलम में रहे या रो में रहे, तो यह जो दोनों बातें हैं क्या है? सेम है। इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इस बात को 1 1 1 a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, रिजल्ट तो सेम ही होता है। तो बताओ तो देखो तो इसका लुक सेम है, खाली इसमें ABC है, यहाँ क्या है? x y z, तो इसका भी उत्तर क्या होगा? तो बताओ बच्चों यहाँ से क्या होगा? तो x y z हो गया और इसका उत्तर डायरेक्ट बोलो क्या होगा? तो x माइनस वाई, जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ से शुरू, y माइनस जेड और z माइनस एक्स बराबर क्या हो गया? RHS डायरेक्ट यूज़ कर लिए आप इसको, है कि नहीं? तो जल्दीबाजी में इसको उतारो और इस रिजल्ट से रिलेटेड अभी और भी हम क्वेश्चन कराएंगे आपको। ठीक है, तो चलो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखो तीसरा का 3 नंबर प्रश्न, यानी उसी कैटेगरी में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी उसका उपयोग करना है जो अभी बताए हैं प्रश्न उसका। तो देखो यहाँ से इसका मान ज्ञात करना है, मैं नहीं जानता तो डेल्टा मान लिया। अब बताओ यहाँ से 1 1 1 ABC और यहाँ BC, यहाँ CA, यहाँ कितना AB। अच्छा, सबको हम बताए थे, एक बात याद है, अगर यहाँ ABC बनाने के लिए यहाँ A कम है, यहाँ ABC बनाने के लिए B कम है और यहाँ ABC बनाने के लिए क्या कम है? C कम है। तो क्या पहला रो में A से गुना करेंगे तो यहाँ ABC बन जाएगा, दूसरा रो में B से गुना करेंगे तो यहाँ ABC बन जाएगा और तीसरा रो में C से गुना करेंगे तो ABC बन जाएगा। तो बताओ तो अगर यह तीसरा कॉलम में ABC 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 बन जाएगा तो कॉमन बाहर चला आएगा। तो ये कॉमन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कॉमन करवाने के लिए करना पड़ेगा कि भाई आप R1 में आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसमें से ही घटा के 0 बना के भी तोड़ सकते हो, आंसर आ जाएगा। लेकिन और भी इसको आसान कर लेते हैं, है कि नहीं है? तो R1 में किससे गुना करना पड़ेगा? A से, कॉमा R2 में किससे गुना करना पड़ेगा? B से, तथा R3 में किससे गुना करना पड़ेगा? C से। अब आपको बताए थे जिस रो को चेंज कर रहे हो, R1 को चेंज कर रहे हो और उसमें यदि कोई चीज़ गुना की है तो बैलेंस करने के लिए भाग करना पड़ेगा ना। तो डेल्टा बराबर है, इसमें A से गुना किए हैं तो A से भाग करना पड़ेगा, इसमें B से गुना किए हैं तो B से और C से करना पड़ेगा। अब बताओ इसमें जैसे ही A से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा A स्क्वायर और ये बन जाएगा ABC, क्या बन जाएगा? B स्क्वायर ABC, क्या बनेगा? C स्क्वायर ABC। ठीक है, अब बताओ पहला तीसरा कॉलम में क्या कॉमन है? ABC कॉमन लो,
तो डेल्टा बराबर है, कॉमन लो ए बी सी बटा कितना, ए बी सी, है ना। अब देखो यहाँ से ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। अब बताओ यहाँ से, इसे ही कट गया। अब देखो यहाँ से मैं तीसरा कॉलम को पहला कॉलम बना सकता हूँ, तो तीसरा कॉलम को पहला कॉलम बनाने के लिए 2 कॉलम के ऊपर से आना पड़ेगा, यानी -1 का स्क्वायर 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो तो फिर वही आ गया, नहीं समझ में, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, लिखने की आवश्यकता नहीं। 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है कि नहीं है? बताओ तो रिजल्ट इसका याद है ना आपको। तो डेल्टा बराबर क्या आ गया, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। आ तो गया उत्तर इसका, है कि नहीं? तो यह देखने में लुक अलग था, लेकिन आंसर उसी के बराबर आया, ठीक है। बदले तो वही आ गया, है ना। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। अब देखो उसी प्रश्न से रिलेटेड चौथा प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। देखो यहाँ से ध्यान दो, इतना का मान इतना प्रूफ करना है तो इतना लेके चलते हैं। तो देखिए जाए, LHS बराबर है, अच्छा अल्फ़ा ए स्क्वायर है, 1 खाली कम है कि नहीं? तो ठीक है, देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फ़ा, गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, अच्छा अल्फ़ा प्लस यहाँ बीटा है, यहाँ अल्फ़ा है, तो यहाँ ना बीटा प्लस गामा होगा प्यारे बच्चों, बीटा प्लस गामा, ठीक। यहाँ लिखो बीटा प्लस गामा, यहाँ क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब बताओ अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ क्या चाहिए 1 1, तो बताओ तो मैं R3 में R1 को जोड़ूंगा तो यहाँ क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। जब बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 1 1 चला आएगा। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, R3 में किसको जोड़ना पड़ेगा, R1 को, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर है 1 1 चाहिए सिर्फ बस, तो कॉमन करा के बाहर कॉमन लेंगे, मतलब सेम टर्म आ जाएगा, बाहर कॉमन लेंगे 1 1 चला आएगा, फिर 1 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। तो इतना का क्या करने पर, इतना का प्रयोग करने पर, है ना, प्रयोग करो भाई जल्दी से। तो बताओ तो क्या होगा, मैंने R3 को चेंज किया है तो R1 R2 को उतार दो, तो अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और R3 में R1 को जोड़ना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बाहर में कॉमन लो, है ना, बाहर में कॉमन लेंगे तो क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, कॉमन नहीं है, अच्छी बात है। यहाँ से तो बच गया अल्फ़ा स्क्वायर 1, बीटा स्क्वायर 1, गामा स्क्वायर और कितना 1, ठीक है। अब 1 हमको ऊपर चाहिए तो तीसरा रो को ना पहला रो बनाना है, तो 2 रो के ऊपर से जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, कोई रो जितना रो के ऊपर से जाएगा -1 के पावर उतना, तो -1 के पावर 2 यानी 1 होगा, कहाँ नजर आएगा 1 1 1, ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला बताओ जल्दी से, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यह हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा, है ना, बराबर क्या हो गया RHS, ठीक है। कितना आसान है। अच्छा बच्चों को अच्छे से लाइट में प्रॉब्लम तो नहीं है, अभी बढ़िया से नज़र आ रहा है ना। चलो ठीक है बच्चों, तो आप इसको जल्दी से उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले पॉज करके उतार लो। अब देखो उसी से रिलेटेड 5वां प्रश्न क्या है कि नहीं, इसका मान ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न आपको बताए भी थे, बिना विस्तार करके सिद्ध करने वाले हैं बताए थे, फिर यहाँ भी आ गया। तो देखो जल्दी से बनाते हैं, मान ज्ञात करना है आराम से। तो मैंने माना कि इसका मान जो है डेल्टा होगा। अब देखो आराम से तोड़ो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ABC A स्क्वायर माइनस BC B स्क्वायर माइनस CA
यहाँ हो गया सी स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, आपको बताए थे डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में दो टर्म जुटा हुआ है या घटा हुआ है तो उसको दो भाग में तोड़ सकते हैं। तो इसको आप देखो ना, यह जो तीसरा कॉलम है इसमें दो टर्म घटा हुआ है, इसको दो भाग में हम तोड़ सकते हैं। कैसे? तो देखो यहाँ से डिटर्मिनेंट बराबर है 1 1 1 ए बी सी, ये क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बीच में माइनस है तो -2, ये क्या 1 ए बी सी 1 बी सी ए या 1 सी कितना होगा ए बी। अभी आप पढ़े हैं कि इसमें ए से गुना करेंगे तो ए बी सी बन जाएगा, इसमें बी से गुना करेंगे तो बी सी बन जाएगा, और इसमें सी से गुना करेंगे तो ए बी सी बन जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा सो बताना। डेल्टा बराबर है, ये तो पहले उतर जाएगा 1 1 1 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस, बताओ यहाँ ए बी सी लाने के लिए ए से गुना करना पड़ेगा तो मुझे ए से भाग भी करना पड़ेगा, इसमें बी से गुना करना पड़ेगा तो बी से भाग, इसमें सी से गुना पड़ेगा सी से भाग। अब बताओ क्या नज़र आएगा, इसमें ए से गुना करेंगे तो नज़र आएगा ए स्क्वायर ए बी सी, बी स्क्वायर ए बी सी सी स्क्वायर ए बी सी। ठीक है, अब बताओ डेल्टा बराबर है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी कॉमन लो बाहर तो ए बी सी और ए बी सी। ठीक है, ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर 1, इसे कट जाएगा। तीसरा कॉलम से पहला कॉलम बनाओ तो आ गया डेल्टा बराबर है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस पहला कॉलम बनाओ, फ़र्क नहीं पड़ेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों सेम हैं। डेल्टा बराबर क्या आ गया 0, बात ख़त्म हो गया। क्या बच्चों को सही से दिख रहा है अभी तक? चलिए तो और चलो प्यारे बच्चों, तो देखते हैं यह भी प्रश्न क्या है, जनरलाइज क्वेश्चन है, मतलब इसका भी रिजल्ट्स का हम ढेर सारे क्वेश्चन में बीच में अगर आ जाएगा कैलकुलेशन के दरमियान तो इसका उपयोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट आता है तो इस यह रिजल्ट के तौर पर आपको याद भी रखना है और इसका प्रूफ तो मुझवानी ऐसे ही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है इतना बराबर इतना। देखो तो 1 1 1 है, और जब भी 1 1 1 आ जाए तो 0 बनाना काफ़ी आसान है। R1 में से R2 घटाएंगे, R2 में से R3, 0 हो जाएगा, तोड़ लेंगे, बात खत्म हो गया, है कि नहीं? बहुत आसान होता है 1 1 आ जाए तो बताओ तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, यह दोनों सेम है कि अलग अलग है? अरे भाई इसी में कॉलम को रो में चेंज कर दिए हैं तो ये आ गया है, दोनों का रिजल्ट तो सेम ही होना है। तो चलो यहाँ से एल बराबर है क्या होगा, गुण तो आपको याद है। एक बात याद रखना, डिटर्मिनेंट में अभी तक जितना भी पढ़े हैं, अभी जितना भी प्रश्न बता रहे हैं उसमें जो डिटर्मिनेंट का 12 गुण बताए थे वो 12 गुण को प्रतिदिन आपको देखकर उसको समझना है और आपको याद भी करना है। ठीक है, नहीं तो फिर प्रश्न बनाने में मज़ा नहीं आने वाला। और जो बच्चे वीडियो नहीं देख के पढ़ाई कर रहे हैं वह बहुत पछताएंगे, फिर दोबारा आपको इतना अच्छे से पढ़ने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप समय के साथ चलिएगा तो ठीक है, समय के साथ नहीं चलोगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो बच्चे 2 मिनट 3 मिनट देख कर छोड़ रहे हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, वह बिल्कुल इस समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपने भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। जो बच्चे देखकर पढ़ाई कर रहे हैं, फेयर कर रहे हैं, उनका भविष्य बिल्कुल ही अच्छा है, उज्जवल है। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो देखो यहाँ से तो क्या होगा 1 1 1 ए क्यू बी क्यू सी क्यू आ गया। अब यहाँ 0 लाना है, R1 में से R2 घटाओ, यहाँ 0 लाना है R2 में से R3, तो क्या करने पर R1 माइनस R2 तथा R2 में लाना है R2 माइनस R3। किसको चेंज किए हैं? R1 का उपयोग आगे नहीं करना है, नहीं हुआ है। इतना का क्या करने पर, इतना का प्रयोग करने पर। ठीक है, जगह कम है, हम ऊपर से इसको मिटाते हैं, है कि नहीं, ताकि पूरा बन जाए। देखो अब यह संक्रिया लगाना है तो क्या आएगा बताओ। R1 में से R2 घटाओ, 1 में से 1 गया 0, ए घटाओ ए माइनस बी, ई क्या बचा ए क्यू माइनस बी क्यू। दिख रहा है ना अच्छे से, देखो यहाँ। उसके बाद फिर देखो यह 0 हो गया, बी माइनस सी हो गया,
बी क्यू माइनस सी क्यू, यहाँ क्या हो गया 1 सी के पावर कितना 3। ओके, अब फॉर्मूला पे तोड़ो तो ज़रा इसको, बस बिल्कुल आसान है। यहाँ a माइनस बी, यहाँ फॉर्मूला तोड़ो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर बोलो 0 b माइनस सी बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर, है कि नहीं। फिर यहाँ बताओ 1 सी टू दी पावर 3, ऐसा आ गया। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, यहाँ भी a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी होता तो कॉमन हो जाता। तो अभी आपको बताए थे कि यहाँ a माइनस बी चाहिए और यहाँ पहले से 0 है। अगर हम 0 में a माइनस बी से गुना करेंगे तो फिर भी तो 0 ही रहेगा, लेकिन क्या बन जाएगा, a माइनस बी कॉमन आ जाएगा। अब देखो यहाँ b माइनस सी, यहाँ भी b माइनस सी कर देंगे तो ये 0 ही रहेगा, लेकिन b माइनस सी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला उतार लिया है, हम उम्मीद करते हैं। अब देखो तो ऊपर से क्या कॉमन आएगा, फटाफट देखो क्या कॉमन आएगा। ऊपर से पहला रो से a माइनस बी कॉमन आएगा, दूसरा रो से b माइनस सी कॉमन आएगा। बचेगा क्या, यहाँ 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 1 सी टू दी पावर 3। अब बताओ किस रो या किस कॉलम में अधिक 0 है, तो पहला कॉलम में अधिक 0 है, तो रो इसी से प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या आएगा a माइनस बी माइनस सी, ये हो गया इनटू में प्लस है, इनटू में जो आएगा सब गुना कर देंगे जी। यह ख़त्म, क्या बचेगा बताओ 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब गुना करना है, तो चलो जल्दी से आप इसको क्या करो, उतार लो, है ना। चलिए इसे पॉज करके उतार लो, फिर आगे देखते हैं, ऊपर जगह है तो लिखते हैं। अब देखो यहाँ से आगे, ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा a माइनस बी, ये क्या होगा b माइनस सी, ये तो गुना में है, इनटू क्या होगा, अब इसको गुना करेगा तो क्या आएगा बताओ, आएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इससे ही गुना करेंगे तो माइनस सब में माइनस लग जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, अब माइनस कितना बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कुछ होने वाला है क्या, a माइनस बी माइनस सी। अब देखो यहाँ से ज़रा ध्यान देना, कुछ कटेगा क्या, तो कटेगा बी स्क्वायर गया, है ना। अब देखो यह वाला जो टर्म है, इसमें क्या कॉमन है, b कॉमन है, इसको एक साथ रखो और इसको एक साथ, तो बताओ तो क्या लिखेंगे प्लस बी सी, अब माइनस कितना ए बी। अब इसको तुम क्या लिखोगे, इसको क्या लिख सकते हो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिखोगे, तो प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर हो गया। एक लाइन और बढ़ा लो बच्चों, a माइनस बी माइनस सी, है ना, b माइनस सी, अब प्लस यहाँ से b कॉमन लो तो यहाँ बचेगा c माइनस ए, इसको तोड़ो c माइनस ए और कितना c प्लस ए। अब बताओ ये दोनों में, यहाँ से यहाँ तक दोनों में क्या कॉमन है, c माइनस ए कॉमन लो तो क्या बचेगा a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। अंदर ये बचेगा यहाँ b, यहाँ बचेगा, ये तो बाहर चला गया a प्लस सी, इसको सरिया के क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ हो गया a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बराबर क्या आ गया RHS। ठीक है, बराबर क्या आ गया RHS, है ना। इसके रिजल्ट को भी डायरेक्ट याद रखना है, हम बता दे रहे हैं रिमेम्बरिंग मेथड, याद करने का तरीका, है ना। रिमेम्बरिंग मेथड याद करने का तरीका क्या है, तो देखो यहाँ वहाँ था 1a स्क्वायर, यहाँ 1a के पावर 3 है, 1b के पावर 3 है, 1c के पावर 3 है, या नहीं तो 1a के पावर 3,
b के पावर 3, 1c c के पावर 3, सबका वैल्यू क्या होगा? देखो यहाँ याद करने का तरीका क्या है, घड़ी के उल्टे दिशा में यहाँ लिख लेंगे a b c, स्टार्ट करो ऐसे। पहले तो क्या करना है, ये तीनों को जोड़ना है, a प्लस बी प्लस सी, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद घटाने चलना है, a माइनस बी, फिर जहाँ ख़त्म वहीं से शुरू c माइनस से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, याद करना है, a b c ऐसे बना लेना है। पहले तीनों को जोड़ लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद अंतर को गुना करते जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। एक छोटा सा हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, रुक जाइए, इसको उतार लो, ठीक है। बहुत आसान है, डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए भी आता है परीक्षा में। रिमेम्बरिंग मेथड याद रखना, कैसे याद करना है। अब देखो प्रश्न ऐसा आएगा, क्वेश्चन 1, 1 2 8 1 3 27 1 4 कितना 64, इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 2 2 के पावर 3, 1 3 3 के पावर 3, 1 4 4 के पावर 3। बताओ तो यहाँ इससे मैच कराओ, 1 a q 1 b b q है कि नहीं है। ए बी सी का काम कौन कर रहा है, 2 3 4, तब बताओ तो इसका आंसर क्या होगा, 2 3 4। पहले तीनों को जोड़ो, 3 आ 2 5, 5 4 कितना 9, इंटू a माइनस बी माइनस 1, b माइनस सी माइनस 1 और c माइनस a कितना 2, यानी आ गया माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18, आंसर आ गया। तो हम अगले क्लास में फिर क्या करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। अभी किताब से नहीं बनाना है, अभी जितना हम बताए हैं उसका प्रैक्टिस करना है। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्लास में। और आपका होमवर्क है कि जितना भी डिटर्मिनेंट का पढ़ाया गया है शुरू से लेके अभी तक कॉपी से रिवाइज करो बढ़िया से, और यह जो है इसको भी अच्छे से बनाओ, प्रैक्टिस करो। बिल्कुल ही आपको डिटर्मिनेंट आसान लगेगा। चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आपको हम बनाने के लिए देंगे, आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।